हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो संक्षारण है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, विकृत गंधिका के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा कि ये क्या होती है। इन 4 हेडिंगों को इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है, या कह सकते हैं दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकरण थे उनकी अभिक्रियाओं के प्रभाव, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं संक्षारण की तो आप लोग हेडिंग डालेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण की यदि हम लोग बात करें तो संक्षारण कहता है कि देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि क्या हो, कोई धातु हो, धातु में हमने आपको बता दिया जैसे लोहा लिया, तो लोहा को कुछ दिन रखा रहने दे और यदि उसमें क्या पड़ जाए, जल पड़ जाए, जल के संपर्क में हो, और किसके संपर्क में हो, ऑक्सीजन के संपर्क में हो या वायु के संपर्क में हो, क्योंकि वायु में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। तो ये क्या होते हैं, लोहा जो होता है जिसको Fe बोलते हैं, ये जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो इसके ऊपर आप देखते हैं कि एक परत बन जाती है। लोहे की कोई सरिया हो या कोई भी पदार्थ हो, उसके ऊपर उसकी परत बनने लगती है। कैसी, हल्की हल्की रेड कलर की होती है। और यदि उसमें क्या हो, पेंट ना किया गया हो या ऑयलिंग न की जाए, ऑयल ना डाला जाए, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की एक परत बन जाती है। और वो जो परत होती है वो लोहे के गुण को खो देती है। मतलब जो धातु का गुण होता है वो उसमें नष्ट हो जाता है, उसमें वो धातु का गुण मौजूद नहीं रहता है। फिर से समझिएगा, इसमें यदि कोई धातु है, धातु के रूप में हमने किसको लिया, लोहा, और यदि वह किसके आ रहा है, जल के संपर्क में आ रहा है और वायु के संपर्क में आ रहा है, तो जल और वायु के साथ यह क्रिया करता है और इसकी भी ऊपर एक क्या बन जाती है, हल्की लाल कलर की, लाल भूरे कलर की क्या होती है, एक परत बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि जंग लगना। कहते हैं लोहे में यदि हो रहा है तो ये होता है जंग लगना, जंग लगना, ठीक है, यदि लोहे में है तो। और लोहे के अलावा, मतलब लोहे में भी है या किसी भी धातु की बात करें और उसमें यह क्रिया हो रही है, अर्थात उसके ऊपर एक परत बन रही है जिसमें उस धातु का गुण नष्ट हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। ये क्षणभंगुर होती है, जैसे ही पकड़ेंगे उसको तुरंत टुकड़ों में टूट जाती है, बिल्कुल महीन हो जाता है। उसी घटना को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो जब कोई धातु क्या होती है, जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जब कोई धातु जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जो जिसमें उस धातु का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है, उसमें उस धातु का गुण समाप्त हो जाता है, मतलब वो धातु नहीं रहती। लोहा जो है, लोहे के ऊपर यदि जंग लग गई तो जंग में लोहे के गुण समाप्त हो जाते हैं। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण, कोरोजन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, संक्षारण। तो संक्षारण की जब हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, संक्षारण। संक्षारण हेडिंग डालेंगे आप लोग और लिखेंगे, जब कोई धातु, जब कोई धातु जल, जल क्या होता है बच्चों, H2O, तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 के संपर्क में आती है। ये किसके संपर्क में आएगी, जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत बनने लगती है या बन जाती है, जिसमें उस धातु के गुण समाप्त हो जाते हैं, के गुण नहीं होते।
अर्थात बन तो उस धातु से ही रही है, ठीक है, उस धातु के ऊपर ही ऊपर तो बन रही, लेकिन उसमें उस धातु के गुण नहीं रहते, समाप्त हो जाते। इस घटना को ही क्या बोलते हैं? इस घटना को संक्षारण कहते हैं। इस घटना को ही क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। ये हो गई संक्षारण की बात। जैसे देखो हम लोग बात करें किसकी? जल की, लोहे की। तो लोहे के संक्षारण की बात करें तो लोहे के संक्षारण में बात करें तो आता है लोहा, किसको लिखते हैं? Fe से। और इसके साथ कौन मिल गया? जल मिल गया, ठीक है। और क्या आया इसके साथ? ऑक्सीजन मिल गया, 3O2। क्लियर? अब इससे बना क्या? इससे जो बनता है वो होता है Fe2O3.XH2O, ये बनता है। जल के कितने अणु है? X, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे? X लगा देंगे। क्लियर? अभी समझना, अभी मैं इसको बता रहा, ठीक है, बैलेंस करना आपको बता रहा है। और फिर इसके बाद क्या किया गया? XH2 तो हो गया H2O। इसमें जी देखा कि Fe कितने है? 2, इसमें कितना है? 1, तो 4Fe प्लस XH2O प्लस 3O2 बराबर होता है 2Fe2O3। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये है क्या? फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। वो भी कैसे? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? जल से क्रिया करके बनी। हाइड्रेट का मतलब होता है, आप जानते हैं, जल की जब बात की जाए, ये क्या है? लोहा। ये क्या है? जल। और ये क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। तो ये बात हुई किसकी? संक्षारण की। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु किसी क्या आता है? जब कोई धातु किसके संपर्क में आती है? जब कोई धातु जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह उससे क्रिया करती है और धातु के ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? उस धातु के गुण विद्यमान नहीं होते हैं या धातु के गुण समाप्त हो जाते हैं। यह क्या होती है? क्षणभंगुर होती है और इस घटना को क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा लोहा है, जंग लगना आप लोग समानतः देखते होंगे। और यदि उससे अब संक्षारण से बचने के उपाय की बात की जाए, इसी में यदि हम बात करें संक्षारण से बचने के उपाय से बचने के उपाय, तो संक्षारण के बचने के उपाय में नंबर 1 की बात करें तो क्या किया जाता है? धातुओं को पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, धातुओं को पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्या किया जाता है? जो तेल होता है क्या किया? ऑयलिंग कर दी जाए, या धातुओं के ऊपर तेल की पॉलिश कर दी जाए या तेल की परत बना दी जाए, ठीक है। फिर अगला इसको क्या किया जाए? जल के संपर्क में न लाया जाए, ठीक है। नंबर 3, जल के संपर्क से दूर रखा जाए, संपर्क से दूर रखा जाए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो दरवाजे होते हैं जिनमें क्या होता है? उनमें पेंट कर दिया जाता है, लेकिन जो जल के संपर्क में नहीं है वो नहीं जल्दी खराब होते हैं, लेकिन जिनमें क्या होता है कि जल के जो संपर्क में होते हैं वो दरवाजे क्या होते हैं? लोहे के, वो खराब हो जाते हैं जल्दी। लोहा क्या है? धातु है। तो इस प्रकार इनकी रक्षा की जा सकती है। ये बात हो गई संक्षारण की। इसको आप लोग क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। और देखो आपको केमिस्ट्री बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन बच्चों को आपके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, और जिनको केमिस्ट्री थोड़ा ये रसायन विज्ञान है अगर कठिन लगती है तो उनको ये वीडियो देख भेजें, जिससे उनको भी ये हेल्प मिल सके और उनको भी लगे कि नहीं, रसायन विज्ञान क्या है? बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, ठीक है। नोट कीजिए इसको।
देखो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो है विकृत गंधिता। अब देखो विकृत गंधिता को समझिए। इसको समझने के लिए आपको जैसे बताया गया है कि क्या है कि आप देखते हैं कि जैसे सेब है, सेब को क्या किया जाए, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है। 1 दिन रखे रहें, 2 दिन रखे रहें, 3 दिन रखे रहें, 1 हफ्ता रखे रहें। जब 1 हफ्ते रखे रहेंगे तो इसमें देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होती है, सिकुड़न आने लगती है, ठीक है। और बाहर क्या होता है, एक सफ़ेद परत जमने लगती है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा दिन रखा रहा तो क्या होती है, इसमें गंध आने लगती है बहुत खराब सी, जिसको बदबू बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसके बाहर सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाती है और ये खराब होने लगता है। जैसे रोटी होती है, रोटी को क्या किया जाए, खुला छोड़ दिया जाए। और इसको देखते हैं कि 1 दिन बाद अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, दिक्कत आने लगती है, थोड़ा स्मेल करने लगती है। ज़्यादा दिन रख दें तो ये क्या होता है, इसमें सफ़ेद सफ़ेद ऊपर एक परत जमने लगती है, ठीक है। तो जो खाद्य पदार्थों में जो ये सफ़ेद परत जमती है या जो सड़न होती है, इससे जो गंध आती है, इसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है। क्या होता ये है कि जब कोई खाद्य सामग्री, ठीक है, वसायुक्त या तली, ठीक है, जब किसी खाद्य सामग्री को वसायुक्त हो या वह तली हो, उसको लंबे समय तक रखा रहने दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या होती है कि उसमें सड़न आने लगती है, और दूसरा क्या कारण है, सड़न आने लगती है और उससे एक बदबू आती है। एक क्या होता है, उसे गंध में परिवर्तन हो जाता है, गंध आने लगती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब किसी खाने वाले पदार्थ को, जब किसी खाद्य पदार्थ को वसी पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ या तली पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, जब किसी वसायुक्त पदार्थ को या तली पदार्थ को बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि उसमें गंध आने लगती है तथा उसमें सड़न उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जिसे हम लोग विकृत गंधी कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिका कहलाती है। अब देखो इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लिखे दे रहे हैं कि क्या होगा, परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा में लिखेंगे आप लोग कि क्या होता है कि जब किसी रासायनिक पदार्थ को लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, जब किसी खाद्य पदार्थ को जैसे वसायुक्त या अथवा तली पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होती है कि उसमें बदबू आने, उसमें स्मेल आने लगती है या गंध आने लगती है तथा उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधी कहते हैं। और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, विकृत गंधिका कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि विकृत गंधिता क्या होती है। अब देखो इन खाद्य सामग्रियों को आप लोग देखते होंगे कि जैसे चिप्स के आप पैकेट लीजिए जाके, ठीक है, दुकान से जब आप लोग चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो इसमें आप लोग क्या देखते हैं, चिप्स के पैकेट में कि इसमें चिप्स की मात्रा तो बहुत कम होती है, लगभग 25% या 30% होती है, लेकिन जो बाकी शेष मात्रा होती है वो क्या होता है, उसमें गैस भरी रहती है। वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, क्योंकि वो अक्रिय गैस है, वो किसी से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। और जब क्रिया ही नहीं करेगा तो क्या होगा, आसानी से वो काफ़ी लंबे समय तक वो सुरक्षित बना रहता है, ठीक है। उससे ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है और अक्रिय गैस नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है और ऑक्सीजन उसके साथ पदार्थ के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, ऑक्सीकरण कर देगा उसको। ऑक्सीजन का मिलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये सेम तरीका है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दे जो कि अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस होने के कारण क्या होता है, वो क्रिया नहीं होती है, उस पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ संपर्क में नहीं होता है, अर्थात वो ऑक्सीकरण नहीं होता और लंबे समय तक समान बना रहता है। जैसे आप लोग देखते हैं घरों में अचार बनाए जाते हैं तो अचार को क्या किया जाता है कि ऑयल में भर के रखा जाता है, इसको छिरका भी बोलते हैं, छिरका भर के रखा जाता है। वो क्या होता है, वो उसके ऊपर एक परत बना लेता है, ठीक है, और वो क्या करता है, उसको पदार्थ को ऑक्सीकृत नहीं होने देता है। जब वो ऑक्सीकृत नहीं होगा तो उसमें विकृत गंधिता नहीं उत्पन्न होगी, विकृत गंधिता की प्रक्रिया नहीं होगी, अर्थात वह विकृत गंधी नहीं होगा, मतलब उसमें सड़न उत्पन्न नहीं होगी और उसमें गंध नहीं आएगी। और कई सालों तक इस प्रकार अचार को क्या रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्या विकृत गंधिता समझ में आ गई और शुरुआत में समझाया संक्षारण, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, इनको समझेंगे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा ऊष्मा मुक्त होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा अर्थात ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर समझिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, उम्मीद कीजिए कि आपको क्या हो कि जब हम पढ़ा रहे हो इसी दौरान आपको लर्न हो जाए।
तो क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है, इस तथा ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं में क्या होता है, मिश्रण का, अपक्रिया के मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, मिश्रण का क्या होगा, ताप बढ़ जाता है, या तो ऊष्मा मुक्त होगी या मिश्रण का ताप बढ़ जाएगा, और या दोनों होगा। समझ रहे हैं ना, कि जैसे आपको बात करें ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होगी, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं, क्या लिखेंगे इसमें, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं जिनके दौरान, अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान, जिनमें अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त होने का मतलब ऊष्मा निकलती है, ठीक है, तथा मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, अथवा मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, मिश्रण का क्या होगा, ताप बढ़ जाता है, क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये हो गई आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इनकी बात हो गई। अब देखो इसके जैसे उदाहरण की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उदाहरण की, किसकी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण के, उदाहरण की जब हम लोग बात करेंगे तो उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में, इसके उदाहरण के नंबर 1 बात करें तो क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और उसमें क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो क्या लिखेंगे, कार्बन तथा ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तथा ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ऑक्साइड गैस बनाते हैं, तथा क्या करते हैं, बनाते हैं तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं, तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सी, और किससे मिलेगी, O2 से, दोनों क्या है, गैस है, और ये दोनों गैस मिलके क्या बनाती हैं, CO2 बनाती हैं, इसका भी गैस का निर्माण करती हैं, प्लस क्या करती हैं, ऊष्मा का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऊष्मा का क्या होगा, निर्माण होगा, और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या हो रही, मुक्त हो रही, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब इसी के और आगे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है जो मीथेन गैस होती है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है, CH4। ये कैसी गैस है, इसे ये बोलते हैं, ये गैस हो गई, इसमें क्या है, कार्बन, ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, और ये क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या निकल रही, ऊष्मा मुक्त हो रही, CH4 जैसे गैस हो गई। अब ये किसके साथ क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर रही। जब ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, एक तो जल मुक्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या बनता है, जल बनता है, H2O क्या है, लिक्विड है, और प्लस क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। चूँकि ऊष्मा निकल रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसी है, ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, तो ये कैसी अपक्रिया हो गई, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो गई। ठीक है, ऐसे श्वसन के दौरान, श्वसन क्रिया में, जैसे थर्ड में बात करें हम लोग किसकी, श्वसन में ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। श्वसन में ऊष्मा क्षेपी कैसे होती है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है, किस अवस्था में पाया जाता है, AQ मतलब जलीय अवस्था में पाया जाता है।
इसके साथ कौन क्रिया करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब गैस क्रिया करती है, हमारे शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज है, खाना से बना क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किसके साथ गया? ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ गया तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, जिसको हम लोग मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस क्या मिलता है? जल, जल H2O। और प्लस क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार ये हो गया। ये क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ये क्या था? कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, O2 है, ऑक्सीजन। और ये क्या था बच्चों? ये है कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ये क्या है? जल। और क्या हुई? ऊर्जा मुक्त हुई। चूंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है इसलिए क्या है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती है? बहुत सिंपल परिभाषा है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्या होता है? क्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है या बाहर निकलती है, तथा या क्या होता है? मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उस मिश्रण का ताप भी बढ़ेगा और ऊष्मा भी मुक्त होगी, दोनों भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमने बता दिया कि ये है एग्जाम्पल, इनको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, वो क्या कह रहा है? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं, जो इस चैप्टर की सबसे अंतिम हेडिंग है। ठीक है, आपको ये दोनों ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी, इनको हमने आपको बाद में पढ़ाया, फिलहाल ये बीच में थी। देखो ऊष्मा क्षेपी तो आपको हमने पढ़ लिया। अब ऊष्मा शोषी क्या है? तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, शोषी मतलब जो अवशोषित करे। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो अभिक्रिया, जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। जिसमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो मिश्रण होता है उसका ताप क्या होता है? घट जाता है। ऊष्मा क्षेपी में क्या हो रहा था? ताप बढ़ रहा था, इसमें क्या होगा? ताप घट जाएगा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, साथ साथ रिपीट करेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा शोषी है तो अवशोषित होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के दौरान या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के दौरान मिश्रण का ताप क्या होता है? घट जाता है। अब देखो हम लिख दें, क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा या जिनमें ऊष्मा क्या होती है? जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है। जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, या क्या होता है? या मिश्रण का ताप घटता है, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये हो गई क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो इनमें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हो गई, इनके हम लोग बात करते हैं जैसे उदाहरण की। उदाहरण में यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, नाइट्रोजन गैस का नाम सुना है आप लोगों ने, N2 जिसको बोलते हैं। ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। इसको हम किससे के साथ क्रिया कराएं? ऑक्सीजन गैस के साथ इसकी हम क्या कराएं? क्रिया करा दें ऑक्सीजन के साथ।
तो ये मिलके क्या करते हैं और इसको क्या किया जाए, प्लस इसमें ऊष्मा दी जाए। इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए। तो क्या किया जाए, इसको ऊष्मा भी दी जाए। और जब ऊष्मा दी जाए तो ये क्या बनता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, N2NO क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। कब बना, ऑक्साइड। ऊष्मा कितनी दी गई, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर जब गर्म किया जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या किया जाए, उच्च ताप कितना होना चाहिए, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। तो इसमें ऊष्मा की हमें ज़रूरत पड़ी, समझ रहे हैं, ऊष्मा की इसमें ज़रूरत पड़ी अभिक्रिया कराने के दौरान। उसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा छेपी में अभिक्रिया के दौर के पश्चात ऊष्मा मुक्त हो रही थी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अब जितनी भी क्या होती है, अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन को बताया था जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। पर बताया था वियोजन, बताया था प्रतिस्थापन, बताया था द्विप्रतिस्थापन, बताया था, सारी की सारी आप लोगों को पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं पढ़ा तो सबसे पहले उन पीछे वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लें। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो जितनी भी सभी प्रकार की जो वियोजन अभिक्रियाएँ होती हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएँ होती हैं, वो सारी कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की वियोजन, सभी प्रकार की वियोजन अभिक्रियाओं की बात करें, वियोजन या इन्हीं को बोलते हैं अपघटन अभिक्रियाएं कैसी हैं, वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। तो ये सभी क्या है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्या होता है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान क्या होते हैं, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, तथा मिश्रण का ताप भी क्या होता है, घट जाता है। क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझा दिया कि क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन का अति उच्च ताप या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर क्या होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है, पता है आप सभी को कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जल क्या होता है, उबलने लगता है। तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो कितना होगा, और इसमें क्या होता है, मिक्सचर के दौरान क्या बनता है, रसायन अभिक्रिया के दौरान बाद में नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। और सभी प्रकार की क्या होती है, वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। तो ये बात हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये था लास्ट लेक्चर आप सभी का रसायन विज्ञान का के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। जिन बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो बताते रहो, नियमित रूप से कमेंट्स करें। जल्द ही हम अनसॉल्व जैसे ही केमिस्ट्री कंप्लीट होती है उसके तुरंत पश्चात हम अनसॉल्व में फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करवाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।